वीडियो उत्तर अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट का है, जहाँ पर भयंकर आग लगी है। ध्यान से देखिएगा, फॉरेस्ट फायर इसको बोलते हैं। और आपने हॉलीवुड का नाम सुना होगा, हॉलीवुड के भी कई सारे क्षेत्र जल गए। इतनी खतरनाक जगह है, कितनी खतरनाक आग लगी है, लगभग 2 लाख लोगों को वहां से भागना पड़ा। खतरनाक बचाव कार्यक्रम चल रहे हैं। अमेरिका सुपर पावर है भाई, फिर भी हालत देख रहे हो क्या, कैसी हालत हो रही है। शिट, खतरनाक। इसलिए कि स्टेटमेंट चलता है जब प्रकृति, नेचर अपना प्रकोप दिखाता है, भाई कोई सुपर पावर नहीं चलती। सुपर पावर वही है, नेचर, ईश्वर, भगवान। देख लो। देखिए आप सभी लोगों ने ये वीडियो कहाँ की थी, तो यूएसए के अंतर्गत कैलिफोर्निया राज्य के अंदर में आपको ये दावानल या फॉरेस्ट फायर देखने मिल रहा है। आखिर क्या कारण था ये फॉरेस्ट फायर लगने का, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर एक पवन बड़ी चर्चा में आ गई है। उसका नाम है सांता एना हवा। क्यों चलती है, कहां से कहां की ओर चलती है, उसका प्रभाव किसी भी फॉरेस्ट फायर में, दावानल में, वनाग्नि में, आगजनी की घटनाओं में किस प्रकार से है। और आज की क्लास में हम इसी प्रकार से उत्तर अमेरिकी महाद्वीप के मैपिंग को भी थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर में यहां से प्रश्न आते रहते हैं। क्योंकि उत्तर अमेरिका महाद्वीप की तरफ हमें जाना है, तो हमें पता होना चाहिए कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप आखिर है कहां। आपके सामने विश्व का मैप है, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। यह है उत्तर अमेरिका महाद्वीप। आप सभी को पता होगा कि ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा, क्या नाम है इसका, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। अभी हाल ही में अगर आप द हिंदू पेपर पढ़ते होगे तो अमेरिका इसको खरीदना भी चाह रहा है। किसी दिन और वीडियो बना के इसके बारे में भी समझाऊंगा। यह है साउथ अमेरिका, यह है अफ्रीका, यहाँ पर यूरोप, यहाँ पर है एशिया, इसी में है भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीप आपके सामने हैं। हम थोड़ा जूम इन करते हैं कहां पर, नॉर्थ अमेरिका पे, क्योंकि वहीं पर आपको ये दावानल या आगजनी की घटना देखने मिली है। कहां पर, यह है आपके सामने नॉर्थ अमेरिका का मैप। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के में आप सभी को पता है कनाडा नामक देश महत्वपूर्ण है, और जिसकी बात हम करने वाले हैं आज वो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और जो प्रांत जहां पर आग लगी है, कैलिफोर्निया प्रांत, वो इस वाली जगह पर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। सर्वाधिक अगर सघन बसा हुआ कोई राज्य है, सर्वाधिक जहां पर आबादी रहती है, वो कैलिफोर्निया ही है, अमेरिका का एक प्रमुख राज्य ही है। अगर आपको थोड़ा सा जानकारी ध्यान से देखना है तो यहां पर कैलिफोर्निया स्टेट का जूम इन मैप है। ठीक है, और इस कैलिफोर्निया में जो जगह बहुत चर्चा में रही है आग के कारण, जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में तबाही मची है, उसका नाम है लॉस एंजलिस। आपको यहीं पर पास में देखने मिल जाएगी। कौन सी, हॉलीवुड सिटी, जो अपने फिल्म उद्योग के कारण वैश्विक स्तर पर बड़ी फेमस है। ठीक है, बाकी कभी चर्चा करेंगे और बाकी क्षेत्रों के बारे में। मेन कहानी है, जरा इस फिजिकल मैप पे नजर डालिए, क्योंकि आज मैं जो समझाने जा रहा हूं इस फॉरेस्ट फायर को अपन क्या भी जानते हैं, सामान्य हिंदी भाषा में इसको वनाग्नि कहते हैं, या इसको दावानल के रूप में भी जाना जाता है। ये कहां काम आएगा, ये आपको ज्योग्राफी विषय के अंतर्गत जो प्राकृतिक आपदा वाला सेगमेंट है, डिजास्टर वाला जो सेगमेंट है, उन दोनों सेगमेंट के अंदर में आपको ये फॉरेस्ट फायर जैसी घटनाएं देखने मिल जाएंगी। अच्छा, ये फॉरेस्ट फायर केवल यहां पर समस्या नहीं है, भारतीय क्षेत्र में सिंपली पाल एक नेशनल पार्क है, वहां पर भी ये लगी थी। ऑस्ट्रेलिया में अमेजन के जंगल, कॉन्गो जंगल, ये कई जगहों पर ये लगातार मात्रा में फॉरेस्ट फायर की घटना बढ़ती जा रही है। आखिर कारण क्या है, इस वाले क्षेत्र का पहले कारण समझो, उससे पहले एक ज्योग्राफी समझते हैं। ये नॉर्थ अमेरिका यूएसए की एक ज्योग्राफी है। ठीक है, क्या, तो आप सबसे पहले जो नजर डालेंगे वो है यहां पर पाया जाने वाला एक पर्वत जिसका नाम है रॉकी माउंटेन। ध्यान से देखिएगा, यहां पर रॉकी माउंटेन, ये ब्लिंक भी कर रहा है। अगर मैं इसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर दूं तो यहां पर आपको रॉकी पर्वत या रॉकी माउंटेन दिखाई देगा। ठीक है, एक तरह का वलित पर्वत है जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट, ये अपन इसको जुआंडी फूका प्लेट के टकराने से बना हुआ एक वलित पर्वत भी मान सकते हैं, फोल्ड माउंटेन भी मान सकते हैं। थोड़ा कोस्ट की तरफ देखिएगा, यहां पर एक पर्वत और आ रहा है सियरा नेवादा, और ऊपर देखने मिल रही है आपको कास्केड रेंज, नीचे आ रही है सियरा माद्रे मेक्सिको की तरफ में। मतलब रॉकी माउंटेन, और यहां पर पैरेलल इसके सामने कोस्टल क्षेत्र में आपको कई सारी माउंटेन की रेंज देखने मिल जाती है। और इसी के मध्य में स्थित है यहां पर एक ग्रेट बेसिन नामक जगह। क्या नाम है इसका, ग्रेट बेसिन। मतलब यहां पर थोड़ी सी शुष्क परिस्थितियां, ड्राई सिचुएशन पाई जाती हैं जो मरुस्थल की होती हैं, क्लैरिटी है। और अमेरिका के
दक्षिण पश्चिम वाले क्षेत्र में कई सारे मरुस्थल भी हैं। अगर आप थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको मोजाबे और सोनोरन जैसे डेजर्ट भी देखने मिल जाएंगे, और ग्रेट बेसिन में भी इस प्रकार की परिस्थितियां विद्यमान है। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर आपको देखने मिल रही है सॉल्ट लेक सिटी, मतलब एक ऐसी जगह जहां पर लवणीय प्रकार का पानी या झील पाई जा रही होंगी। ध्यान से देख लीजिए इस वाली जगह पर, ठीक है। अब मेन कहानी है सर, ये ग्रेट बेसिन क्यों हाईलाइट कर रहे हो आप? क्योंकि यही ग्रेट बेसिन की वो जो जगह है वो कैलिफोर्निया के पास, कैलिफोर्निया के अंदर में विद्यमान है, और यही वो जगह है जहां से एक हवा चल रही होती है, जिस हवा के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूं। उस हवा का नाम क्या है? सांता एना। क्या नाम है इसका? सांता एना। इसलिए मैंने आपको ये सारी कहानी बताई कि ये जो जगह है ग्रेट बेसिन की, ये रॉकी माउंटेन और सियरा नेवादा के मध्य में क्षेत्र स्थित है। अब ये सांता एना हवा कहां चल रही है और इसका क्या योगदान रहा, ध्यान से देखिएगा इस वाले क्षेत्र में। ये पर्टिकुलर आपके सामने मैंने एक मैप वापस से उस वाली जगह बना दिया। सांता एना की कहानी कुछ इस प्रकार की है कि अक्टूबर से जनवरी तक ही प्रारंभ होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ग्रेट बेसिन वाला क्षेत्र मैं आपको बता रहा था, यहां पर उच्च वायुदाब का निर्माण होता है, हाई प्रेशर का निर्माण होता है। और जो वो लॉस एंजलिस वाली जगह थी, लॉस एंजलिस मतलब कौन सी वाली जगह, और यहां पर निम्न वायुदाब मतलब लो प्रेशर का निर्माण होता है। स्थानीय कारणोंवश, मतलब एक वैश्विक कारण नहीं है, इनको अपन लोकल विंड्स के रूप में भी जान सकते हैं। अब देखो, हाई प्रेशर और लो प्रेशर, इसी को ज्योग्राफी की भाषा में कहा जाता है वायुदाब प्रवणता। क्लास में मैंने आप सभी को बताया भी है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा मेरे से क्लास में वो इसमें समझ लें। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक ग्रेडियंट, मतलब दो अलग अलग क्षेत्रों में होने वाला वायुदाब में अंतर कहलाता है वायुदाब प्रवणता। और यही वायुदाब प्रवणता है जो किसको चलने के लिए प्रेरित करती है? पवन को चलने के लिए। क्योंकि मैंने पहली बार आप सभी को बता रहा हूं इस बात को कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर प्रकृति को पसंद नहीं है। मतलब हाई प्रेशर एक जगह पर उच्च वायुदाब है और एक जगह पर निम्न वायुदाब है। प्रकृति बोलती है अरे इतना भेदभाव नहीं चाहिए, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14, सब जगह एक ही तरह का मामला होना चाहिए। तो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्षैतिज रूप से कुछ हवाएं चलने लगती हैं, और ये क्षैतिज रूप से चलने वाली हवाएं ही कहलाती हैं क्या? पवन या विंड कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पवन या विंड इनको बोला जाता है। कई सारी प्रकार की विंड होती हैं, स्थायी पवन, परमानेंट विंड्स, अर्धस्थायी पवन और लोकल विंड्स। ये कुछ मिला के लोकल विंड्स का एग्जांपल माना जाता है जो स्थानीय कारणोंवश उत्पन्न होती है। अब ध्यान से देखिएगा, अब इस वाली जगह पर जो है वो हाई प्रेशर बना रखा है और लॉस एंजलिस वाली जगह पर लो प्रेशर है, ठीक है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, मतलब ग्रेट बेसिन, आपको सभी को बताया था मैंने अभी हाल, ग्रेट बेसिन वाली जगह जो कि रॉकी पर्वत और सियरा नेवादा उन पर्वतों के बीच में अवस्थित है, यहां से हवाएं चल रही होती हैं कहां पर? लॉस एंजलिस की तरफ। और ये जो हवाएं होती हैं इनकी मेन विशेषता क्या है? इन हवाओं की सबसे मेन विशेषता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में गर्म होती हैं और साथ ही कैसी होती हैं? शुष्क होती हैं। गर्म है मतलब इनके अंदर में तापमान अधिक होता है और इनके अंदर में पानी, वाटर वेपर, जलवाष्प नहीं है। कैसी है? शुष्क है। और इन्हीं हवाओं को स्थानीय भाषा के स्थानीय लोग कहते हैं सांता एना। सर तो क्या दिक्कत है? चलने दो ना, क्या समस्या क्या है इनके चलने से? समस्या इनके चलने से ही है क्योंकि जब ये अक्टूबर से जनवरी के मध्य में चल रही होती हैं और जैसे यहां पर पहुंची, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, अगर गर्म हवा है, मतलब इन शॉर्ट आप थोड़ा समझने का प्रयास करना, अगर गर्म हवा है तो किसी भी क्षेत्र विशेष के यहाँ के टेम्परेचर को क्या कर दिया जाएगा? यहाँ पर बढ़ा दिया जाएगा। और शुष्क हवा है, शुष्क हवा है मतलब इनके अंदर में बिल्कुल आर्द्रता नहीं है। तो आप सभी ने कभी भी हवन किया होगा, तो पंडित जी जैसे सत्यनारायण की कथा आप करवाते हो तो हवन करते समय पर लकड़ियां मंगवाई जाती है। तो एग्जाम्पल के लिए हर समय पर हवन होते हैं, और बरसात के मौसम में जब आप हवन कर रहे हो और पंडित जी को आपने एक गीली लकड़ी ला के दे दी, वो जलेगी नहीं बहुत देर तक, तो पंडित जी खुद ही बोल देंगे गीली लकड़ी मत लाओ यार, सूखी लकड़ी लाओ। क्योंकि सूखी लकड़ी मतलब उसके अंदर में शुष्कता अधिक है, मतलब उसके अंदर में जलने की संभावना अधिक होगी, क्योंकि अगर लकड़ी में पानी होगा तो कैसे जलेगी। अब इस पूरे पर्टिकुलर क्षेत्र की जो वनस्पतियां हैं, तापमान बढ़ रहा है इस क्षेत्र विशेष का और शुष्कता बढ़ रही है। अब यहां पर का जो वेजिटेशन है, अब यहां पर जो लकड़ियां हैं, यहाँ की जो वनस्पतियां हैं, वास्तव में वो इटसेल्फ काम करेंगी किस प्रकार का? ईंधन के हिसाब का काम करेंगी, वो फ्यूल के हिसाब से काम करेंगी। मतलब उनको बस चिंगारी की आवश्यकता है और वो जल जाएंगी, मतलब प्राकृतिक रूप से ही जल जाएंगी। तो इस पूरे प्राकृतिक सिनेरियो ने, सांता हवा ने इस जगह पर ड्राइनेस को बढ़ा दिया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया। अब वो वनस्पतियां ईंधन के रूप में काम कर रही हैं। अब चिंगारी तो मानव दे ही सकता है, मानवीय गतिविधियां अलग अलग टाइप की हो ही रही हैं, और नहीं तो वनस्पतियां जब हवा चलती है, क्योंकि तेजी से हवा चल रही है, हवा चलने से घर्षण उत्पन्न होता है और एक घर्षण से ही कुछ ऊर्जा विमुक्त होती है, और यही ऊर्जा फिर
किसको बढ़ावा दे सकती है? आग को बढ़ावा दे सकती है। अरे भैया, जो आदि मानव थे उन्होंने पत्थर घस घस के तो आग का आविष्कार कर लिया, तो क्या यहाँ पर आग का आविष्कार नहीं हो सकता? हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर जगह पर इन हवाओं के चलने से, वनस्पतियों के घर्षण से, गर्म और शुष्कता के कारण आग भड़की, और ये आग इतनी भयानक भड़की, जो मैं आपको बोल रहा हूं कि साउथ कैलिफोर्निया में लगभग 2 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई, कई सारे जंतु जानवर इसमें संकट में आएंगे। एक दृष्टिकोण आपके सामने यहां पर आपको देखने मिल गया, क्लैरिटी इस वाली जगह पर। क्या ये फॉरेस्ट फायर जो कहानी, जो अभी तक मैंने आपको कहानी बताई, क्या इस पे कुछ प्रयास किए जा सकते हैं इसको कम करने के लिए? तो हाँ, अमेरिका के अंदर में एक प्रयास किया जा रहा है जो वर्तमान में चर्चा में था। उसका नाम था पिंक अग्निरोधी। मतलब एक तरह का केमिकल कंपाउंड है, एक तरह का रासायनिक मिश्रण है जो वहां पर छोड़ा जा रहा है। जो हेलीकॉप्टर मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियो में दिखाया, उसके माध्यम से छोड़ा जा रहा है वो रासायनिक मिश्रण, उसके माध्यम से आग को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि देखो भैया, आपकी जो फायर ब्रिगेड है पानी डालेगी, कितना पानी डाल लेगी? CO2 भी इस जगह पे काम ज्यादा मात्रा में नहीं करवाएगा, तो कुछ केमिकल कंपाउंड का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो केमिकल कंपाउंड क्या है? अमोनियम पॉलीफॉस्फेट। ये शब्द याद रखिएगा, आने वाले नजदीकी एग्जामिनेशन में शायद काम आ सकता है। इसको पिंक अग्निरोध इसलिए बोल रहे हैं, इसका रंग थोड़ा सा पिंकिश होता है, गुलाबी कलर का होता है, ताकि उसकी विजुअलिटी ज्यादा अच्छे से देख पाए। तो अमोनियम पॉलीफॉस्फेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे होता क्या है कि वनस्पति जो होती है, इससे ऑक्सीजन की क्रिया नहीं हो पाती। आप सभी को पता है, आपने मोमबत्ती लगाई होगी बचपन में और ऊपर से एक कांच का बर्नर ढक दिया होगा, तो वो धीरे धीरे मोमबत्ती खुद ही बुझ गई। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो किसी भी चीज को जलाने में सहायक है। अगर किसी भी चीज का दहन करना है तो दहन करने में ऑक्सीजन की अनिवार्यता होती है, और ऑक्सीजन को थोड़ा सा हटा देता है ये कौन? अमोनियम पॉलीफॉस्फेट। अर्थात इसी कारण से ये देखिएगा, ये लगातार मात्रा में जो आपके सामने हेलीकॉप्टर है, ये अलग अलग क्षेत्रों में इसका छिड़काव कर रहे हैं। क्लैरिटी है? मैंने इस तरह की भूमिका बता दी। एक अंतिम बात भी अगर आप जानना चाहें तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि एक शब्द बड़ा वर्तमान में प्रचलित रहता है, उसका नाम है जलवायु परिवर्तन। क्या शब्द है? जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लाइमेट चेंज। आप सभी को पता है कि हम लोग ग्रीन हाउस गैस लगातार मात्रा में वैश्विक स्तर पर हम इसका एमिशन लगातार मात्रा में बढ़ाते जा रहे हैं। आपने ये कहानी सुनी होगी ना, हरित ग्रह प्रभाव। ये जैसे कि एक फोटो मैंने आपके सामने निकाल दिया है, ये आपके सामने पृथ्वी है, सूर्य का प्रकाश आता है, मतलब सूर्य की ऊष्मा आएगी, पृथ्वी से टकराकर वापस उसका उत्सर्जन हो जाना चाहिए। परंतु अगर हम अपने बाह्य वातावरण में लगातार मात्रा में ग्रीन हाउस गैस बहुत ज्यादा मात्रा में छोड़ दें, तो ये जो परावर्तित होने वाली ऊष्मा है, ऊर्जा है, वो नहीं जा पाएगी। अर्थात पृथ्वी का ही तापमान लगातार बढ़ते जा रहा है, और ये तापमान बढ़ते जा रहा है, और यही कारण क्या बन जाएगा आपके जलवायु का। जल अलग हो गया, वायु अलग हो गई, तो यहां पर लिख देता हूं मैं कि इसी घटना को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, विश्व का तापमान लगातार मात्रा में बढ़ना। अब विश्व का तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की घटना बढ़ रही है, तो सोच के देखो, ये ग्लोबल वार्मिंग की घटना टेम्परेचर को बढ़ा रही है, और सांतायना हवा ने क्या करा था? तापमान को बढ़ा ही तो था। अगर टेम्परेचर एक निश्चित मात्रा से अधिक बढ़ जाए तो किसी भी क्षेत्र में शुष्कता हो सकती है, शुष्कता भी बढ़ जाएगी। तो वनस्पतियां जो सांतायना कैलिफोर्निया में जो घटना घट रही है, वो क्या दूसरे क्षेत्रों में भी जन्म ले सकती है? जैसे अमेजन के जंगल। कहां कहां पर? जैसे कि अमेजन के जंगल, अमेजन के अगर जंगल दिखा दूं आपको, अमेज़न फॉरेस्ट, तो जरा देख लो, यहां पर भी आपको, जिसको अपन धरती के फेफड़े कहते हैं, यहां पर भी कुछ समय पहले आग लगी हुई थी। कॉन्गो जो कहां पर अवस्थित है? आपके कॉन्गो प्रजातांत्रिक गणराज्य अफ्रीका में अवस्थित है, उन क्षेत्रों में भी आपको कहानी देखने मिल जाएगी। देखिएगा ध्यान से, ये रही अमेजन फॉरेस्ट। तो इस वाली जगह पर भी अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो नुकसान होगा। अब अलग अलग क्षेत्रों में अगर टेम्परेचर बढ़ता जाता है, तो मतलब ये जो आगजनी है, ये केवल एक स्थानीय घटना नहीं रह गई, एक वैश्विक समस्या बन गई। अब इस वैश्विक समस्या को कैसे सुलझाया जाए? तो कायदे से जलवायु परिवर्तन के साथ मेरे हिसाब से कुछ ऐसे फ्रेमवर्क भी अपनाए जाना चाहिए, जैसे कि हमने UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को अपनाया है, जो जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए। हमने UNCBD को अपनाया है, बायोडाइवर्सिटी को रोकने के लिए। हमने UNCCD को अपनाया है, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए। या तो इनके अलावा कोई ऐसा एक पर्टिकुलर सम्मेलन लाया सकता है जो कि वैश्विक स्तर पर, या जो देश बड़े ही इसकी चपेट में है, या हो सकता है कि इन्हीं के कंबाइंड सिनेरियो के अंदर में एक कुछ नया फ्रेमवर्क, एक कुछ नई वार्तालाप की जाए, और फॉरेस्ट
फॉरेस्ट फायर अर्थात दावानल को क्या कर सके अपन, कम कर सके। क्योंकि यही जो वनस्पतियां हैं, याद रखना, ये जो जैव विविधता आपके सामने देखने मिल रही है, यही ऑक्सीजन की सप्लाई करती है प्रकृति में, इसीलिए इनको धरती के फेफड़े कहते हैं। अगर यही खत्म हो जाएंगे तो इन पे आश्रित रहने वाली जितनी भी जंतु प्रजातियां हैं वो भी समाप्त होंगी, मतलब ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी भी खत्म होगी। यहाँ पर कई सारी ट्राइबल कम्युनिटी रहती हैं, वो भी समाप्त हो जाएंगी। जो इससे एयर पोल्यूशन होगा उसकी तो बात ही क्या है, और ओवरऑल जीडीपी गिरेगी उसकी तो बात ही क्या है। तो एक सामान्य समस्या नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर जगह पर पर्टिकुलरली घटना बार बार बढ़ती जा रही है। तो इन समस्या को हल करने के लिए आप किस प्रकार का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, तो इन सम्मेलनों के अंदर में एक सम्मिलित फ्रेमवर्क निकाला जा सकता है। तो आज की कहानी में मैंने आपको आग का रीजन, सांतायना हवा के बारे में बताया। हाँ, एक बात याद रख लो, जैसे सांतायना हवा स्थानीय पवन है, आप सभी ने भारत में एक नाम सुना होगा हीट वेव्स के साथ में लू। मैं एक क्वेश्चन मार्क ला के दे रहा हूं, आप लू के बारे में कुछ जानते हो तो मेरे को जरूर बताइएगा, ताकि उस पर भी हम भविष्य में चर्चा कर सकें। तो जुड़े रहें लवकुश की पाठशाला के साथ ऐसे ही बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन को। हाँ, एक बात याद रखिएगा, अगर अच्छा लगा वीडियो तो शेयर या लाइक जरूर कर दीजिएगा, उससे चैनल ग्रो होता है। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।